कि सर ये ठीक है नेट की तैयारी तो कर रहे हैं, पर इसमें स्कोप की क्या मतलब स्कोप का प्रॉब्लम आता है? आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास कौन सी बुक ऐसी है जो कि हार्ड कॉपी फॉर्म में नहीं है। मतलब शौक चढ़ा था बुक इकट्ठा करने का, जी जी। और उन बुक्स को मैंने आज तक 50% भी नहीं पढ़ा है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है ज्योति कुमारी मैम। और आप लाइफ साइंस में एजुकेटर है फॉर CSIR नेट और आपका यूट्यूब चैनल है पाठशाला, जहां पर अराउंड 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और लाइफ साइंस के अंदर मैम CSIR नेट के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजी और टिप्स बताती है। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम इनसे पूछेंगे जो कि स्टूडेंट्स ने हमें लाइक कम्युनिटी टैब और इंस्टाग्राम से हमने पूछे थे कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो डाउट्स है यहाँ पर दे सकते हैं। एंड इन्हीं कुछ डाउट्स को लेके मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैम, जो कि स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से की जा सकती है। सो मेहताब जी ने पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द CSIR नेट प्रिपरेशन। तो मतलब सही सही टाइम कौन सा होता है इस एग्जाम की तैयारी करने का? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर द सिंगल स्क्रीन विथ यू, एंड इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी दैट आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू। एंड सेकेंडली जो आपने सवाल पूछा, तो देखिए मैं इस सवाल का थोड़ा सा वेरिएशन में देना चाहूंगी, वेरिएशन बेसिस पे मैं देना चाहूंगी। CSR नेट की प्रिपरेशन सर दो तीन तरीके से की जा सकती है। पहला तो ये कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑलरेडी बहुत मतलब कहते हैं ना थोड़े से ब्राइट होते हैं, मतलब स्टूडेंट को खुद भी पता होता है कि हम थोड़ी ब्राइट कैटेगरी में हैं, या फिर हमें हमारा स्टडी हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, या हम बहुत अच्छे से हैंडल कर ले रहे हैं। जी अगर आप ब्राइट कैटेगरी में हो तो आई विल सजेस्ट यू कि बेस्ट आइडियल टाइम होता है जब आप अपने BSc के लास्ट ईयर में होते हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आ जाती है कि आप CSR में इतना मत इन्वॉल्व होइए कि आप अपने BSc का रिजल्ट बिगाड़ लीजिए। क्योंकि ये भी ध्यान देना है कि BSc का रिजल्ट अगर अच्छा जाएगा तो उसके बेसिस पे आपको एक अच्छा MSc का डिपार्टमेंट मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो वो भी बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि मान लीजिए कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अपना कॉलेज और अपना प्रिपरेशन एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप मास्टर के फर्स्ट सेम में स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी से डिपेंड करते हो तो यू कैन स्टार्ट इट विथ मास्टर। और अगर आप थोड़ी ब्राइटर कैटेगरी में आते हो और मल्टीटास्किंग हो, मतलब मल्टीपल चीजों को हैंडल कर सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप BSc के लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर सकते हो। होपफुली MSc का एंड आते आते आपका CSI नेट क्लियर हो जाएगा, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा आइडियल तरीके से वर्क कर रही है और आप सभी चीजों को सिंसियरली फॉलो कर रहे हो। सो ज्योति मैम, एक क्वेश्चन और स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा है कि अगर कोई भी CSIR नेट की तैयारी करता है, तो जैसे कोई मैथ्स को लेके कर रहा है, कोई फिजिक्स को लेके कर रहा है, कोई लाइफ साइंस को लेके कर रहा है, हर एक के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो लाइक लाइफ साइंस में ऐसा कौन सा आपको लाइक स्टूडेंट्स के लिए आपकी एडवाइस है कि हाँ आप ये चीजें करेंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं? मैथ्स के लिए तो हम लोग एडवाइस करते रहते हैं, लाइफ साइंस में ऐसी कौन सी चीजें होती है जो बच्चों को ध्यान रखनी होती है इस सब्जेक्ट को लेके? जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छा मुझसे सवाल पूछा। तो सबसे पहला सर यहाँ पे एक फैक्टर आता है, दैट इज द आइडियल स्ट्रैटेजी। एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ का जो 6 महीना है या 1 साल, जितना भी वो टारगेट कर रहा है इस एग्जाम के लिए, वो 6 महीना कैसे वो रेगुलेट करने वाला है। ऐसा ना हो कि आज वो पढ़ रहा है और कल उसको पता ही नहीं है कि मतलब कल मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, या आज से 1 हफ्ते बाद में क्या पढ़ने वाला हूँ। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब मैं अगर ये सब्जेक्ट कवर कर ले रहा हूँ पूरा, तो मुझे आगे क्या करना है। तो हम्म। अगर आपके पास एक आइडियल स्ट्रैटेजी है 6 महीने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से चीजों को डील कर पाते हैं। दूसरा ये कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो। आज आज के टाइम में जो CSR लाइसेंस का पेपर आ रहा है, वो पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक ओरिएंटेड जाता है। हम्म। और सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको थोड़ी सी अपनी तैयारी इन डेप्थ में करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा आप ओवरव्यू लेके नहीं चल सकते हो, इन जी। डेप्थ में जाते हो तभी आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी स्टूडेंट को जी मुझे नजर आती है कि जैसे स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन से लाइक अपने PG में आता है और नेट एग्जाम की तैयारी करता है, तो क्योंकि वो ग्रेजुएशन में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड यूनिवर्सिटी में लिख के आ जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसको नया क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं आपसे पढ़ तो रहा हूँ पर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती वो क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा लाइक होता है। तो ये कहने के स्टूडेंट्स को खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने की जरूरत है, और जब स्टार्ट करेगा तो शुरू में समस्याएं आती है, मतलब प्रॉब्लम्स आती है, पर कहने के अगर वो लगा रहे तो उस बेहतर तरीके से अपनी सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कर सकता है। मेरा एक क्वेश्चन और आपसे ये कि जैसे CSIR नेट के जो भी एग्जाम होने वाला है जून वाला, जो सितंबर में
डेट से। तो 30 डेज पहले कैसे एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से की जा सकती है, इसके लिए आप 2 से 3 टिप्स देंगे? ये राजेश ने क्वेश्चन पूछा है जी। 1 महीने यानी अभी से अगर हम रफली काउंट करें तो हमारे पास 30 दिन या 40 दिन है, उससे ज्यादा दिन नहीं है। तो मैं इसे 40 डेज स्ट्रैटेजी कहती हूँ कि मान लीजिए जैसे लाइफ साइंस का आपका डिपार्टमेंट है, आपने 10 यूनिट टारगेट किया है, तो बेहतर होगा कि स्टार्टिंग के 20 दिनों में आप हर एक यूनिट को 2 दिन में कंप्लीट करें। फिर जो बाकी 20 दिन बचा है उसको 10-5-5 में डिवाइड कर दें। 10 दिन में आप सिलेबस का 80% मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि सीएसआर फोकस करता है, उन 10 दिन में उनको रिवाइज करें। लास्ट के जो 5-5 दिन आपने डिवाइड किए हैं, उन 5 दिनों में उन पूरे के पूरे 80% सिलेबस को वापस से सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में रिवाइज कीजिए। और लास्ट के जो डेज बचेंगे उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल आने फिक्स है, जी। आपको वो करना होता है। मैम एक चीज और है, जैसे मैं भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ क्योंकि हमारे मैथ्स में बहुत फार्मूलेज होते हैं, राइट? तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि जो भी अनअकैडमी पे जैसे हम पढ़ाते हैं, इवन आप भी वहाँ पे क्लासेस लेती हैं, तो बहुत बड़े बड़े हमारे लेक्चर्स होते हैं। यार पूरा मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ तुम इतना टाइम मत खराब करो कि पूरी की पूरी चीजें लिखो, उसमें जो काम की चीजें, क्योंकि वो तो आपके पास एज ए पीडीएफ फॉर्म में है ही है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड उसको डेली रिवाइज करते रहिए, राइट? एक स्टूडेंट्स में आजकल ये पीडीएफ का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि मेरे पास उसकी पीडीएफ, उस बुक की पीडीएफ है, मेरे पास उस बुक की पीडीएफ है। इवन जैसे मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ाते हैं, तो आप अपना जो कंटेंट होता है उन्हीं बेस्ट बुक्स में से लेके पढ़ाती हैं, राइट? तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार जो मेहनत, मैं जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी की सीढ़ी है और आपको यहाँ से ऊपर चढ़ना है, मैंने सीढ़ी बना दी है, तो आपका काम है चढ़ना, राइट? अब आप बोलोगे नहीं सर सीढ़ी भी मैं बनाऊंगा, लकड़ी भी मैं लेके आऊंगा और उसमें मैं खुद ही बना के चढ़ूंगा, तो कहीं ना कहीं समय खराब हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार कंटेंट पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, हम जो कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आप करिए, आपका काम ये, आपको किताबों में ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप पे, आपकी इस पे क्या एडवाइस है? सर मैं अगर आपको रियलिटी चेक करवाऊँ ना, तो जी। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी, जी। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास कौन सी बुक ऐसी है जो कि हार्ड कॉपी फॉर्म में नहीं है। मतलब शौक चढ़ा था बुक इकट्ठा करने का, जी। और जी। उन बुक्स को मैंने आज तक 50% भी नहीं पढ़ा है, राइट। क्योंकि काम जो है टीचर के नोट से ही हो जाता था। बट जी। ये बात समझ में आने में बहुत टाइम लगा। बट जी। ठीक है, उनकी जगह अपनी है। जैसे मैं आज टीचर हूँ, अब मुझे वो बुक काम आती है। लेकिन जी। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना सर, जब आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हो तो जी। आपके नॉलेज का जो दायरा होता है वो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। खैर मैम, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे कि स्टूडेंट्स को सीएसआईआर नेट एग्जाम को लेके बड़ा रहता है कि सर ये ठीक है नेट की तैयारी तो कर रहे हैं, पर इसमें स्कोप की क्या, मतलब स्कोप का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोग अरे यार नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि आपने इस फील्ड में बहुत अच्छा किया और आप जैसे और भी ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं वही पूछना चाहूंगा कि लाइक आपकी इस पे क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स को? सर देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी या मैं स्कोप की बात करूं तो जितना मतलब कहते हैं ना कि ऑफ कोर्स ये एक प्रेस्टिजियस फील्ड है। जी। मतलब आप चाहो कि आपके पास नॉलेज नहीं है और आप एंटर कर लो और कुछ अच्छा कर लो, नहीं हो पाएगा। जी। मतलब इस फील्ड में अगर आपको अपने पांव जमाना है, आपको अपने नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। हम्म। आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि कम नॉलेज के साथ बहुत सारे लोग हैं। उन कम लोगों में या कम नॉलेज वाले लोगों में आपको उभर के सामने आना है। जी। मतलब यहाँ पे सर ऐसा हो गया है ना कि एक्सक्लूसिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जी। मतलब बहुत से लोग बैठे हैं और आप सबके जैसे हो, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अगर आप में थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ओनली, अगर जी। आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज ज्यादा है जो आपको उन सभी लोगों में बेहतर साबित कर सकता है, आप बाजी मार के आगे चल जाओगे। और आई थिंक ये चीज सभी फील्ड के साथ अप्लाई होती है। जी। अब रही हमारी फील्ड की बात सर, तो अगर आप मान लीजिए सीएसआई नेट करते हैं, यू आर हैविंग अ मल्टीपल ऑप्शन, लाइक आप प्रोजेक्ट पोजीशन पे जा सकते हो, आप अपना पीएचडी कर सकते हो, कॉलेज में एज अ लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकते हो, अपना खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी मतलब एक प्राइवेट तरीके से आप पढ़ाना चाहते हो आप वैसे पढ़ा सकते हो। मतलब मल्टीपल एरियाज है। हाँ, मैं मतलब इस पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक इसको लेके बड़ा कंफ्यूज होता है स्कोप के लेके। तो यार अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं लाइक ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल के, वो बहुत क्लियर हो जाते हैं और आपके लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सीएसआईआर नेट एग्जाम देने के बाद आपको खाली कॉलेज लेक्चरर ही बनना है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी और भी हो जाती है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप किसी भी, इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साथ में पैरेलल बीएड कर रहे होते हैं, राइट? और आप स्कूल के जैसे पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पीजीटी में भी आपका हायर पूछा जाता है, हायर सब्जेक्ट पूछा जाता है लाइक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वहां भी हेल्प करता है। इवन गेट एग्जाम भी अगर आप तैयार कर रहे हो साथ साथ पैरेलल टू सीएसआईआर नेट, तो आप वहां पे भी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट 80% मैच करता है। एक टाइम था सर कि जब डिग्री लेना बहुत मुश्किल था, तो उस टाइम पे डिग्री वालों का बहुत ज्यादा एक हम्म। डिमांड था। अब हम्म। क्या है, डिग्री इतने लोगों के पास है कि अब स्किल की डिमांड ज्यादा है।
अगर आप स्किलफुल हो और अपने आप को प्रूव करना जानते हो, आपको खुलेआम वेलकम किया जाएगा, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो। जो लोग ये बोलते हैं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद स्कोप नहीं है, वो लोग हैं जिनकी स्किल नहीं है। अगर स्किल है और डिग्री है तो 100% बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि खास करके जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी हम कह सकते हैं कि उनके मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है और वहां पे जनरल एप्टीट्यूड जो होता है सीएसआईआर नेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है उन स्टूडेंट्स के लिए? सर देखिए, मैं क्या करती हूँ, जैसे मान लीजिए केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिजिकल साइंस के हैं या लाइफ साइंस के, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो मैथ्स करते ही हैं, मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा दिक्कत आती होगी जनरल एप्टीट्यूड करने में। लेकिन जो बाकी 3 डिपार्टमेंट है, उनका फोकस थोड़ा सा, फिजिक्स वालों का भी थोड़ा फोकस होता है मैथ्स पे। जो रह जाते हैं अलग से, वो हो जाते हैं केमिकल साइंस वाले या लाइफ साइंस वाले। जी क्योंकि हमारे पास पढ़ने को बहुत सारा थ्योरी पोर्शन होता है, तो हमारा मेन फोकस थ्योरी पे जा रहा होता है। जी लेकिन क्योंकि हल्का फुल्का मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करती हूँ कि रेदर देन डिनोटिंग 1 मंथ फॉर अ जनरल एप्टीट्यूड, बेटर होगा कि ये 6 मंथ में जो आपकी तैयारी चल रही है या 1 साल में जो आप तैयारी कर रहे हो, रोज सिर्फ 3 क्वेश्चन भी अगर आप सर बनाओगे ना जनरल एप्टीट्यूड के, अब उसको बनाने का सोर्स आप कहीं से भी ले सकते हो। यूट्यूब पे इतने सारे एजुकेटर्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड करवाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में करवाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में करवाते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं से भी वो सोर्सेस ले सकते हैं। लेकिन रोज अगर वो सिर्फ 3 क्वेश्चन भी करे ना सर, तो 3 क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा भी टाइम लगेगा, तो 20 मिनट्स। जी और 20 मिनट्स इंसान जनरल एप्टीट्यूड के लिए बिल्कुल निकाल सकता है, स्पेशली वो एग्जाम के लिए जिसको वो अपना एम बनाने वाला है। तो जी। रोज की अगर वो 20 मिनट सिर्फ 3 क्वेश्चन में स्पेंड करे ना सर, उसके 1 महीने में ही देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपकी पर्सनल लाइफ से कि आपकी हॉबीज क्या है, लाइक जब भी आप पढ़ाती हैं उसके अलावा आप क्या ऐसा काम करती हैं जो स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए और उनको सीखना चाहिए, हाँ हम इन चीजों को भी कर सकते हैं हमारे साथ में? ओके, तो सर ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि उनको भी सीखना चाहिए, बोलते हैं सबकी हॉबीज अपनी अपनी होती है, जी टोटली डिपेंड कि किसको किसमें मन ज्यादा लगता है। राइट। तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, ठीक है, मेरा जिस चीज में मुझे मन लगता है वो है, कभी कभी मुझे डांस करना अच्छा लगता है, अच्छा। तो मैं डांस करती हूँ। मुझे क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना। और इसके अलावा अभी मैं चीजों को थोड़ा सा डिजिटली फैमिलियर होने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो आजकल मेरा उसमें थोड़ा सा ज्यादा मन लगा हुआ है। कुछ नई नई चीजें सीख रही हूँ जिससे कि मेरा खुद का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ कुछ नई नई चीजें भी जान रही हूँ। तो ये सब चीजों में अभी फिलहाल में लगी हुई हूँ, तो यही सब चीजें हैं जो कि मैं एज अ हॉबी लेती हूँ। चलो यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? सर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, कुछ भी जी कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, जी कुछ बेसिक नीड होती है हर एक एग्जाम की, आप उसे फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसे हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एग्जाम है तो किसी ने क्रैक किया है, और जिसने क्रैक किया है वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान ही है। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो कहावत है ना कि विनर जो है कुछ डिफरेंट काम नहीं करते हैं, वो सेम काम को ही थोड़े डिफरेंट तरीके से तरीके करते हैं। तो आप अपना तरीका बदलिए, क्या पता जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने बदल कर आए, और वो रिजल्ट ऐसा आए कि आपके जो है सपने पूरे कर दे। से। तो हारिए मत, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हारते आप तब हैं जब आप अपनी हार को स्वीकार करते हैं। तो मेहनत करते रहिए, जरूर आपका सपना जो है आपके सामने। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि बच्चों ने काफी कुछ सीखा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है और एक सेशन और हम मैम के साथ करेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एट टॉक मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।